नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग चर्चा के लिए सम्मिलित हुए हैं हाइकू पर। हिंदी साहित्य की एक बहुत ही पुरानी विधा जो अभी विलुप्त अवस्था में है, हाइकू, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे पटना की साहित्यकार विभा रानी श्रीवास्तव जी से। वह लगातार हाइकू पर शोध कार्य कर रही हैं और उसे साहित्य के मुख्य धारा में लाने को प्रयासरत हैं। वैसे तो यह माना जा रहा है कि हाइकू जापान से आई हुई नई विधा है, लेकिन विभा रानी जी का कहना है कि हाइकू जापान से आई हुई कोई नई साहित्य की विधा नहीं है, बल्कि यह बहुत ही प्राचीन भारतीय विधा है। अगर हम वेदों की ऋचाओं में जाएं और देखें तो हाइकू की तरह की बहुत सारी ऋचाएँ वेदों में दिखती रही हैं। साहित्यकार भी यह मानते हैं कि यह विधा भारत से ही, जब भारत के विश्वविद्यालय टूट रहे होंगे तो यह यहीं से निकल कर गई होगी जापान में और उन देशों में, और पुनः वहाँ से परिष्कृत रूप में हमारे पास वापस आ रही है। तो हाइकू पर एक छोटी सी बातचीत बिहार पटना के साहित्यकार विभा रानी श्रीवास्तव जी से। जी दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाइकू पर आपने क्या शोध किया है और क्या आपके शोध से निकल कर बातें आई हैं? अपनी बातें आप संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। जी, स्वागत है आपका। या मतलब कह लीजिए कि 99% लोग यही मानते हैं कि जापान से आयातित विधा हाइकू है। 2016 में 100 वर्ष पूरे हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब पहली जापान यात्रा की, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, हाइकू का चर्चा चलाया, तो उन्होंने वहाँ से जो हाइकू लाया था उन्होंने उसको बासो का लिखा हुआ, जिसको उन्होंने हिंदी में, बांग्ला में रूपांतर किया, इंग्लिश में रूपांतर किया, जो चला। ये शांति निकेतन में हाइकू पढ़ाया भी जाता है। लेकिन मेरे जैसे लोग या जो लोग इस पर शोध कर रहे हैं वो लोग मानते हैं कि वेद ऋचाएँ भी 5 वर्ण 7 वर्ण की हैं, जो वेद से जाने की बात हम लोग मानते हैं कि जो राहुल संकृतायन के द्वारा नहीं आ पाया होगा, मान लीजिए, उसी को जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया और वहाँ से बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे ऋचाएँ, वेद कहिए या पुस्तकें कहिए, पुस्तकालय से निकल के और देशों में गई हैं, उस तरह से ये भी गया हो। और यह से हाइकू का इससे माने संबंध जोड़ा जा सकता है कि वेद ऋचाएँ से जो 7 वर्ण और 5 वर्ण की हैं, हाइकू में भी 5 वर्ण 7 वर्ण और 5 वर्ण का मुख्यतः यही है। 3 पंक्तियाँ 17 वर्ण की रचना। लेकिन इसमें मुख्य बात है कि आप जो अनुभव कर रही हैं, उस अनुभव को जो लिख रही हैं, उस लेखन को पाठक भी ज्यों का त्यों अनुभव कर पाए। 2 बीम में लिखा जाता है, 5-7-5 वर्ण की रचना है। इस पे आप या तो 5-7 को ऊपर से जोड़ लीजिए, या नहीं बीच के 7-5 को जोड़ लीजिए, तो 2 बीम 12-5 में लिखिए या 5-12 में लिखिए। हाइकू यही है मुख्यतः। तो ये 5 और 12 का जो बिंब बना 17 हुआ, तो ये तो 2 ही पंक्ति हुई। 3 पंक्ति हुआ ना। 5 ऊपर, 7 पंक्ति तो 3 रहेगी। ओके। 5 वर्ण ऊपर रहेगा, 7 वर्ण बीच में रहेगा और 5 वर्ण नीचे रहेगा। ओके। 17 वर्ण रहेगा, जिसको आपको लिखना यूं है कि आपको 2 बीम लेना है। ओके। तो 2 बीम आपको जुड़ी हुई का मतलब है कि एक बीम बनाए, या तो ऊपर से 5-7 लेके एक बीम बनाए, या नीचे से बीच से 7-5 लेके बीम बनाए। ओके। तो यह जो हाइकू इतने छोटे से पंक्ति में, इतने छोटे से शब्दों में लिखते हैं, तो इसका विस्तार क्या है? कितने ये भावों को दे पाता है? तो आप तो उस पर आपके अनुभव जो है आप उस पर लिखिएगा, तो एक रचना हुई ना। जैसे आप अगर हिंदी की गद्य किसी भी विधा को, एक विधा से कोई पुस्तक तो बनता नहीं, एक रचना से तो कोई पुस्तक बनती नहीं है। एक विधा से आप
एक पुस्तक के लाने के लिए कम से कम 100-150 रचनाएं आपको चाहिए। तो आपको ये एक रचना हुई ना 5-7-5 में या हाइकू में। तो ये हो सकता है क्या हाइकू को लेकर कि हम कोई एक कंप्लीट रचना बनाने के लिए 6-7 जैसे अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 4 करते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं? नहीं, एक रचना अपने आप में वो पूरी होगी। तो हाइकू का आज के जब समय में महत्व क्या होगा? महत्व एक विधा है, साहित्य में इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। 100 साल हो गया इस विधा को आए हुए भारत में। हिंदी में आए हुए लगभग हमको लगता है 65 से 70 साल हुआ होगा। तो लोग विधा, आप कहिए गज़ल लोग लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? अपने लेखन विधा में अपनी संतुष्टि के लिए ही लिखते हैं लोग ना। एक विधा, एक अभिव्यक्ति का माध्यम। क्योंकि हिंदी साहित्य से मैंने पीजी किया और उसमें कहीं भी हाइकू की पढ़ाई मैंने नहीं, उसके पाठ्यक्रम में नहीं देखी। नहीं है तो ये पाठ्यक्रम में तो नहीं आया है। पाठ्यक्रम में तो यही तो प्रयास चल रहा है कि 100 साल से प्रयास चल रहा है, 70 साल से प्रयास चल रहा है। जो लोग इसमें दिन रात जुड़े हुए हैं, अभी जैसे शांति निकेतन में तो बहुत सालों से पढ़ाया जा रहा है, जब से रविन्द्रनाथ टैगोर लाए या उस पर विस्तार से काम किए। अभी कई जगहों में पाठ्यपुस्तक में मतलब मिडिल क्लास में या मध्यम क्लास में शुरू किया गया है, ये शुरू किया जा रहा है। इसको अपनाने में ही अभी बहुत सारे लगेंगे, अपनाने में इतने साल लगे, और पाठ्यक्रम में लाने में तो अभी मुझे लगता है कि अभी भी बिहार में तो लोग उतने मतलब प्रतिबद्धता से नहीं लगे हुए हैं। वही हो रहा है कि 1-2 लोग, जो लोग लिखता है छुटपुट में लिखता है, लोग करता है, नहीं आ पा रहा है अभी। उसके लिए आप जानती हैं पाठ्यक्रम में लाने के लिए पहले मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, तब ये पाठ्यक्रम में आ पाएगा। लेकिन इस पर शोध होते हैं। कमलेश भट्ट कमल जी के भाई हैं, वो पीएचडी किए हैं इसी में, हाइकू पे ही। अभी कई लोग पीएचडी किया है हाइकू पे। किस यूनिवर्सिटी से इनकी पीएचडी? लखनऊ से, उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अभी बिहार में अभी फैलने में अभी कुछ समय हमको लगता है कि बिहार के साहित्यकारों के इसके प्रति, इस विधा के प्रति क्या सोच है? अब तो कभी बात आपकी शोध में आप लगी हैं तो कहीं किसी से कोई बात हुई होगी? सतीश राज पुष्करना जी लिखते थे, पूनम आनंद लिखती हैं, पुष्पा जमुआर जी लिखती हैं, बहुत लोग जो हैं जो लिखते हैं, लेकिन एकता नहीं है कि एकजुट होकर इस पर कोई काम करे, सबको एकजुट मिल के इसको कोई एक मुहिम की तरह छेड़े, ये एकजुटता नहीं है। लेकिन लेखन में इसमें बहुत लोग हैं जो बिहार में, पटना में बहुत लोग हैं, पटना से बाहर भी बिहार में लिखने वाले बहुत लोग हैं हाइकू में। लेकिन वही है कि अपने होता है ना कि आप समाज के लिए क्या दे रही हैं। जैसे आप अभी देखी होंगी कि मैं प्रयास कर रही हूँ, किलकारी में बच्चे लिखते हैं, किलकारी के बच्चे बहुत सालों से लिख रहे हैं पुष्करना जी के माध्यम से, और वीरेंद्र भारद्वाज जी के माध्यम से लोग बहुत सालों से किलकारी के बच्चे लिख रहे हैं। मैं दूसरे स्कूलों में पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आप अभी देख रही होंगी, देखी होंगी, वहाँ प्रतियोगिता चल रहा है हाइकू लिखने का। तो इसमें अब वही है कि अपने स्तर पर मैं जितना कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन एक स्तर पर लाने के लिए बहुत लोगों को जुटना होगा। आप किससे क्या प्रयास की आशा रखती हैं इस संदर्भ में? प्रशासनिक स्तर पर या किस स्तर पर आप आशा रखती हैं कि वहाँ से मदद मिले तो यह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा? जो लोग एनसीईआरटी का पुस्तक निकालते हैं उन लोगों से अगर बात की जाए, उन लोगों से कि इसको पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है। जैसे मैं एनसीईआरटी से जब एक हैं आभा रानी जी, मैं उनसे बात की थी, वो बोली थी कि आप आइएगा एनसीईआरटी का जहाँ होता है वहाँ जाइए, वहाँ पर आवेदन दीजिए। लेकिन वही है कि फिर मैं उतना दौड़ना नहीं चाहती निजी तौर पर। ये बिना राजनीति में गए हुए, बिना राजनीतिक लोगों से मिले हुए और बिना इससे ये काम बढ़ेगा नहीं, और मैं उस राजनीति वाले लोगों से नहीं मिलना चाहती। तो ये साहित्य में राजनीति की क्या भूमिका है? एनसीईआरटी में जाने के लिए तो जो कोई मंत्री करेगा तभी जाएगा। एनसीईआरटी में जो किताब में है, एनसीईआरटी के जो लोग, उन लोग तक पहुंच जब तक नहीं मिलती है कहीं से, जो लोग एनसीईआरटी का किताब
पटना से और कर बिहार वाले लोग जो लोग कर रहे हैं, उन तक जब पहुंच होगी किसी की तो ये आएगा। भाई पुष्करनाथ जी का था कि हम लोग चलेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन ऐसा संजोग बना कि उस समय मैं अमेरिका चली गई और उसके बाद तो मेरा माध्यम अभी रुक गया। जो मेरे गुरु थे जिनके साथ मैं दौड़ धूप कर सकती थी, अभी रुक गया। अभी पता चला है कि कोई कर रहे हैं एनसीईआरटी सब जाके मिलना, लेकिन वही माध्यम है कि आपकी तभी पहुंच हो सकती है जब आप एक बड़ा हस्ती में अपने को ले आइए कि आप बहुत बड़ी हस्ती हो गई तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो आप इतना काम कर रही हैं तो आप छोटी हस्ती थोड़ी ही हैं। तो आप भी समझ रही हैं अच्छे से इस पर क्या बात किया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद दीदी।